Now let's move to properties of modulus, conjugate and say argument. तो लिख लेते हैं। पहले तो मान लिया z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है and x comma y are real. This will imply z bar will be x minus iota y. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, z बार का बार will be z itself. ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी इज mod z is equals to mod z bar. ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी, दीज वी हैव ऑलरेडी डन, सो आई एम जस्ट रनिंग थ्रू इट। ये सब हम पहले कर चुके हैं। जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, ये ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या सभी है, सभी को याद रखना है। फिफ्थ पार्ट, अच्छा यहीं से हमने ये भी बोला था कि 1/z को यू कैन राइट डाउन जेड बार अपॉन मॉड जेड स्क्वायर। फिर सिक्स्थ पार्ट, I have said z square is not mod z square, ठीक है, ये सब याद रखना है। सेवेंथ, अगर z1 प्लस z2 प्लस zn लिखा है, इनका होल बार लिया, तो दैट विल बी इक्वल्स टू z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार प्लस एंड सो ऑन zn बार। ठीक है, मतलब बार को हम सम पे ब्रेक कर सकते हैं। सिमिलरली जो बार है उसको हम प्रोडक्ट पे भी ब्रेक कर सकते हैं। तो z1 इंटू z2 अप टिल zn तक लिखा है, तो इसका जो बार होगा दैट विल बी इंडिविजुअली z1 बार इंटू z2 बार इंटू z3 बार इंटू एंड सो ऑन अप टिल zn बार। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बार लेके मल्टीप्लाई करो या मल्टीप्लाई करने के बाद बार लो, एक ही बात है। ठीक है, फिर नाइन्थ, अगर डिवीज़न है तो उस पर भी ब्रेक हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल्स टू z1 बार अपॉन z2 बार। ठीक है, टेंथ, अगर z रेज टू पावर n का होल बार है तो दैट कैन बी रिटन एज z बार रेज टू पावर n। ठीक है, ये भी वैलिड है। और 11th, मान लिया कोई भी इक्वेशन दे रखा है एफ जेड इज इक्वल्स टू 0, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ बार ले लिया, तो आई गेट एफ ऑफ जेड का होल बार इज इक्वल्स टू 0। 0 बार का मतलब 0 ही होगा। ठीक है, तो इफ एफ जेड जो है वो कोई पॉलिनॉमियल इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर एफ के सारे कोफिशिएंट्स रियल हैं, ठीक है, इफ ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ एफ आर रियल, ठीक है, जैसे मतलब ऐसे हो जाए 3z² प्लस 5z प्लस 7, तो इसमें ये जो 3, 5, 7 है ये सब रियल है। तो अगर मैंने इस पूरे का बार लिया तो फिर उसके बाद इंडिविजुअली ऐसे बार ब्रेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर 3 रियल है तो उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, बार केवल इस पर लिख लिया, इसको ऐसे लिख लिया 3z बार का स्क्वायर प्लस 5z बार प्लस 7 बराबर 0। अगर कोफिशिएंट रियल है, अगर कोफिशिएंट भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए तो बार लगाने पे वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कोफिशिएंट रियल है तो ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट ओरिजिनल एक्सप्रेशन, बस उसमें z की जगह z बार आ गया। तो इफ़ ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ f आर रियल then it can be written as f of z bar is equals to 0, then only। अगर कोफिशिएंट रियल नहीं है तो ऐसा नहीं कर सकते, फिर तो क्या होगा, बार लेने से इक्वेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, बट अगर कोफिशिएंट्स रियल हैं, पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, यहाँ से हमें ये पता लगा कि कोई भी पॉलिनॉमियल इक्वेशन है
और अगर इसका एक रूट जेड है, मतलब जेड उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो जेड बार भी हमेशा उसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से ये पता लगा। ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन वैसे दिस वी हैव ऑलरेडी डन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, 12th, रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब एक्स को ऐसे ले सकते हैं जेड प्लस जेड बार अपॉन 2, एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड को लिख सकते हैं जेड माइनस जेड बार अपॉन 2i, 2 आयोटा। ठीक है, कोई भी जेड हो ये तो हमेशा ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, 13, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि कहीं पे भी अगर जेड प्लस जेड बार लिखा है तो जेड प्लस जेड बार में क्या होगा कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, तो दिस विल बी प्योरली रियल नंबर। ऐसे अगर जेड माइनस जेड बार लिखा है तो दिस विल बी प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, दिस विल बी प्योरली इमेजिनरी। ओके, और बाकी क्या बचता है? 14th सुन लिया, इफ जेड इज प्योरली रियल देन जेड इज इक्वल टू जेड बार। ठीक है, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर जेड प्योरली रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा, तो मतलब ये वाला क्वांटिटी जीरो हो गया, तो ये जीरो होने से क्या हो गया कि जेड बराबर जेड बार हो गया। एंड सिमिलरली इफ जेड इज प्योरली imaginary then z bar will be minus z। ठीक है, अगर प्योरली इमेजनरी है तो उसका रियल पार्ट जीरो होगा, और रियल पार्ट को जेड प्लस जेड बार से डिनोट करते हैं तो ये जीरो होना चाहिए। ठीक है, और अगर ये जीरो है तो प्योरली इमेजनरी जो नंबर जेड है। ठीक है, 14th। अब बढ़ते हैं, चलो 15th। मॉड के अंदर z1 इंटू z2 विल बी मॉड z1 इंटू मॉड z2। मॉड जो है वो प्रोडक्ट पे तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, डिवीज़न पे भी ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, पहले तो प्रोडक्ट में हमने ऐसे जनरल लिख लिया, जेड एन का मॉड विल बी मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 इंटू मॉड ऑफ z3 इंटू एंड सो ऑन अप टिल मॉड ऑफ zn। ठीक है, और सारे अगर जेड को बराबर रख दे तो मॉड ऑफ जेड रेस्ट बाय एन बराबर जेड रेस्ट मॉड जेड रेस्ट बाय एन। तो 16th 17th एंड 18th। ठीक है, ऐसे डिवीज़न में अगर लिखा हुआ है z1 अपॉन z2 तो वो भी ब्रेक हो जाएगा। प्रोडक्ट और डिवीज़न में मॉड ब्रेक हो जाएगा, सम में ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो इन जनरल अगर ऐसे लिखा है मॉड z1 प्लस z2 तो दैट वॉन्ट बी इक्वल्स टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, ऐसा नहीं होगा इन जनरल। ठीक है, फिर कैसा हो गया, फिर कैसा होगा, इसको हम वेक्टर की तरफ से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे 20th पार्ट में तुम इसको ऐसे इमेजिन करो, जैसे ये मान लिया नंबर z1 है तो ये वेक्टर भी z1 हो गया। ठीक है, ये मान लिया z2 है या ये वाला पॉइंट z2 है तो ये वेक्टर z2 हो गया। अब अगर हमें z1 प्लस z2 चाहिए तो हमने इसको पैरेललोग्राम से वेक्टर की तरह जोड़ दिया। ठीक है, तो कुछ ये वेक्टर आया, ये जो वेक्टर है दिस इज z1 प्लस z2, तो ये मान लिया a है, ये पॉइंट मान लिया b है, ये मान लिया c है। तो अगर ये वेक्टर z1 है तो ऑफ कोर्स ये वेक्टर भी z1 है।
ठीक है, तो जो ओ सी लेंथ हो जाएगा वो क्या होगा, ओ सी वेक्टर क्या है, Z1 प्लस Z2, तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। तो ऐसे ही ओ बी लेंथ क्या हो जाएगा, मॉड Z2। ओ ए लेंथ बोलो या बी सी बोलो, पैरेललोग्राम है तो बराबर ही होगा, वो लेंथ क्या हो जाएगा, मॉड Z1। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी के हिसाब से ये ठीक है, इन ट्राइंगल ओ बी सी आई कैन से ओ सी विल बी लेस देन इक्वल्स टू ओ बी प्लस बी सी। ठीक है, अब ओ सी क्या है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल्स टू ओ बी, मतलब ये क्या हो गया, मॉड Z2 प्लस बी सी इज मॉड Z1। ये ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ये तो वेक्टर में भी होल्ड करता है। ठीक है, तो मतलब दो वेक्टरों को हमने जोड़ा, तो कोई भी मान लिया ऐसे दो वेक्टर दे रखे, इन दोनों को जोड़ा, तो जो समेशन वेक्टर आएगा ये, वो ऑफ कोर्स इन दोनों के, इसके और इसके, ये जो समेशन वेक्टर आ रहे हैं ये इन दोनों के इंडिविजुअल सम से कम आएगा। और बराबर भी आ सकता है बाई चांस। बराबर कब आएगा, कि अगर पहला वेक्टर ऐसे रखा हो, दूसरा वेक्टर ऐसे रखा हो, तो फिर सम वेक्टर ऐसे आ जाएगा। फिर जो सम वेक्टर की लेंथ है वो पहले दो के लेंथ के सम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो वो होगा कब, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करें। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, फॉर इक्वालिटी you should have argument of Z1 is equals to argument of Z2। मतलब जो Z1 और Z2 वेक्टर आ रहा है वो लाइक वेक्टर्स होने चाहिए। लाइक वेक्टर आई होप यू अंडरस्टैंड, जिसका डायरेक्शन सेम होता है, वेक्टर में पढ़ा होगा, तो इक्वालिटी होल्ड करेगा। अच्छा, फिर इसी को लिखने का ये भी तरीका है कि जैसे किसी भी ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड का सम तीसरे साइड से ज़्यादा होता है, और दो साइड का जो डिफरेंस है वो तीसरे साइड से कम होता है। सही, तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि इसका और इसका जो डिफरेंस है दैट विल बी लेस देन इक्वल्स टू तीसरा साइड। ठीक, प्लस, ठीक, दिस विल ऑल्सो होल्ड। ठीक है, अच्छा ये क्या बोला है कि मान लिया अगर इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, इक्वलिटी होल्ड करेगा जब Z1 प्लस Z2 का मॉड उन दोनों के लेंथ के डिफरेंस के बराबर हो जाए। तो अगर मान लें एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तो जोड़ने पे इतना वेक्टर बचेगा, और इस वाले केस में जो इसका लेंथ है वो इन दोनों के लेंथ के डिफरेंस के बराबर आएगा। तो यहाँ पे इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, फॉर इक्वालिटी टू होल्ड you should have argument of Z1 is equals to minus argument of Z2। मतलब डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए तो माइनस नहीं आएगा, इसको तो मैं ऐसे बोल सकते हो पाई प्लस। ठीक है, पाई प्लस का मतलब क्या है कि जैसे एक डायरेक्शन ये हो गया और इसको पाई से घुमा दिया तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। ठीक है, माइनस नहीं आएगा, पाई प्लस या पाई माइनस, मतलब माइनस पाई प्लस और पाई प्लस कुछ भी कर सकते हैं। डायरेक्शन को उल्टा घुमाने के लिए पाई जोड़ो तो एंटी क्लॉकवाइज पहुंच जाएंगे, माइनस पाई जोड़ो तो क्लॉकवाइज पहुंच जाएंगे, 3 पाई भी जोड़ सकते हैं, वो एक ही बात है अगर डायरेक्शन में को अपोजिट करना है तो। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो दिस वाज 20th पॉइंट। अब 21st पॉइंट, एक हमने प्रॉपर्टी लिखा था जेड जेड बार बराबर मॉड जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम उल्टा लिखें तो मॉड जेड स्क्वायर बराबर जेड जेड बार।
इसका मतलब क्या है कि कहीं पे भी अगर मॉड का स्क्वायर लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं, मॉड के अंदर जो लिखा है उसको एज इट इज़ लिखा और फिर उसी के बार से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये यूज़ करके अगर मान लिया मेरे को Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर ये लिखना है, तो उसको मैनिपुलेट करने का इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या तरीका हो गया कि जो भी मॉड के अंदर लिखा है उसको लिखा, फिर उसी के बार से मल्टीप्लाई कर दिया। तो Z1 प्लस Z2 के बार से मल्टीप्लाई। अभी जो हम प्रॉपर्टी पढ़ के आ रहे हैं उसके हिसाब से दिस विल बी Z1 प्लस Z2, और जो बार है वो तो सम पे, प्रोडक्ट पे, डिफरेंस पे, सब पे ब्रेक हो जाता है। तो वो ब्रेक होके कितना हो जाएगा, Z1 बार प्लस Z2 बार, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो टोटल 4 टर्म आ जाएंगे। एंड दोज 4 टर्म्स विल बी Z1 बार प्लस Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z2 बार। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू Z1 बार इसी फॉर्मूले से हो जाएगा मॉड Z1 स्क्वायर प्लस ऐसी Z2 बार हो जाएगा मॉड Z2 स्क्वायर प्लस Z1 बार प्लस Z2 बार। ये आ गया। ठीक है, तो क्विक कैलकुलेशंस के लिए इट इज़ एडवाइज्ड दैट यू शुड मेमोराइज इट। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 नंबर के सम का मॉड का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आई विल से के पहले के मॉड का स्क्वायर प्लस दूसरे के मॉड का स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का बार, फिर एक बार वाई से वर्सा, फर्स्ट का बार इंटू सेकेंड, ऐसे। ठीक है, इसको याद कर लिया। अच्छा, इसको लिखने का वैसे एक तरीका ये भी है कि अगर मान लिया इसको मैंने W बोला तो दिस इज नथिंग बट W बार। Z1 Z2 बार लिखा है, Z1 इंटू Z2 बार लिखा है, इस पूरे का बार लिया तो एक तो Z1 के ऊपर बार आ जाएगा और Z2 बार का बार Z2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये W है तो ये W बार हो गया। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस W प्लस W बार कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ W। जैसे W अगर मान लिया x प्लस एयोटा वाई है तो W बार विल बी x माइनस एयोटा वाई, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या है 2x। अब x क्या है, W का रियल पार्ट, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। ठीक, ये आ गया। सिमिलरली अगर Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर लिखना होगा तो कुछ भी नहीं, इसमें Z1 की जगह Z2 रख दो, सॉरी Z2 की जगह माइनस Z2 रख दो, तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो Z1 पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन Z1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे अगर Z2 की जगह माइनस Z2 रखा तो मॉड के अंदर वो ख़त्म हो गया, इट विल बिकम मॉड Z2 स्क्वायर। फिर यहाँ पे Z2 की जगह माइनस रखा तो इट विल बिकम माइनस Z1 Z2 बार, और लास्ट में यहाँ रखा तो इट विल ऑल्सो बिकम माइनस Z1 बार Z2। तो Z1 माइनस Z2 का बार ऐसे हो गया। और इसको भी लिख सकते हैं ऊपर वाले जैसा ऊपर लिखा है उसकी तरह से, मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। अच्छा, रियल पार्ट ऑफ W बोलो या रियल पार्ट ऑफ W बार बोलो, एक ही बात है, क्योंकि बार लगाने पे रियल पार्ट तो चेंज नहीं होता है, तो जो W का रियल पार्ट है वो ही W बार का रियल पार्ट है। तो ये आ गया। ठीक है, और आई विल से कि क्विक कैलकुलेशंस के लिए इन दोनों फॉर्मूले को याद कर लिया कि कैसे लिखा जाता है। अच्छा, अगर इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो उसमें क्या होगा कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो ऐड करने से व्हाट आई विल गेट इज मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मॉड Z1 स्क्वायर
प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। और अगर मान लिया मैं बोलूँगा इस फॉर्मूले को ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करूँ तो वो भी अभी बता देते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया कि ये Z1 वेक्टर है, ये मान लिया Z2 वेक्टर है, तो नॉट गुड। तो ऐसे करके हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। ठीक है, तो दिस विल आल्सो बिकम Z2 एंड दिस विल आल्सो बिकम Z1। नाउ आई होप थोड़ा और वेक्टर आता है। जो दो डायगोनल वेक्टर आएगा, एक वेक्टर तो ये, ठीक है, दिस विल बी Z2 माइनस Z1। वेक्टर से जैसे वेक्टर घटाते हैं, और दूसरा वेक्टर ये आएगा। ठीक है, दिस विल बी Z1 प्लस Z2। ठीक है, ये मान लिया O है, ये A है, ये C है, ये B है। ठीक है, ये मान लिया पॉइंट M है। तो पैरेललोग्राम में हमें पता है कि जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो OM है वो OC का हाफ है, एंड जो BM है वो AB का हाफ है। ठीक है, तो क्लियरली OM बराबर OC बाई 2 बराबर Z1 प्लस Z2 का मॉड बाई 2। ऐसे ही जो BM है दैट इज AB बाई 2 विच इज इक्वल्स टू AB वेक्टर कितना है Z2 माइनस Z1, तो मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 बाई 2। मॉड के अंदर Z2 माइनस Z1 लिखो या Z1 माइनस Z2 लिखो, मॉड के अंदर एक ही बात है, क्योंकि वेक्टर का जस्ट डायरेक्शन पलट जाएगा। तो डायरेक्शन पलटने से क्या होगा, लेंथ तो उतना ही रहेगा। ठीक है, फिर एक बचपन में मतलब 9th-10th में एक थ्योरम होता है, मिड पॉइंट थ्योरम। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी ट्राइंगल ऐसे बनना है। ठीक है, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, और ये मीडियन है, ये दोनों बराबर हैं, ए एम और बी एम बराबर। ठीक है, तो इसमें एक थियोरम होता है कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ओ एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। आई होप ये पढ़ा होगा मतलब किताब में तो था ही, बुक में तो पक्का होगा 9th-10th में। अगर पढ़ाई की है 9th-10th में तो पढ़ा होगा जरूर, नहीं पढ़ाई की तो अब पढ़ लिया। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, ओ ए क्या है, ओ ए वेक्टर इज Z2 वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ मॉड Z2 का स्क्वायर, बिकॉज दीज आर डिस्टेंसेस। तो डिस्टेंसेस का मतलब क्या है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड, प्लस ओ बी का है, ओ बी ये वाला वेक्टर है, वो Z1 के मॉड का स्क्वायर हो, बराबर ट्वाइस ऑफ ओ एम वेक्टर क्या है, ओ एम हमने यहाँ पे लिखा है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 बाई 2 का होल स्क्वायर। ऐसे बी एम जो था वो था Z1 माइनस Z2 का मॉड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है जो बी एम है ये वाला पार्ट वो ए बी का हाफ है, और ए बी इज द डिफरेंस वेक्टर Z2 माइनस Z1। तो अगर इस स्क्वायर को ओपन करोगे तो यहाँ से 4 आएगा, वो इस 2 से कैंसिल हो गया, तो बचे हुए 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, तो ये आ गया मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर बराबर Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। ठीक है, तो मॉड Z1 स्क्वायर क्या है, ओ बी स्क्वायर है, मॉड Z2 स्क्वायर इज ओ ए स्क्वायर। तो ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर ही होगा, ऐसे ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो चारों जो साइड है ओ ए सी बी सी एंड ओ बी, इनके स्क्वायर का सम है।
और जो राइट हैंड साइड है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 एक डायगनल के लेंथ का स्क्वायर हो गया, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 जो दूसरा डायगनल है AB उसके लेंथ का स्क्वायर हो गया। तो अल्टीमेटली ज्योमेट्रिकली इस स्टेटमेंट को मैं कैसे बोल सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लेंथ्स ऑफ diagonal of a parallelogram is equals to corresponding, ये ठीक है, या इज इक्वल्स टू अगेन वही सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लेंथ्स ऑफ साइड्स। ठीक है, तो बिकॉज 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये टोटल दो बार आ जाएगा, तो मतलब टोटल 4 साइड आ जाएगा। ठीक है, इसका ऐसा कोई यूज़ नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। ठीक है, फिर भी ये जो रिज़ल्ट आया लास्ट में ये ठीक है, इसको याद कर लिया। इसको वैसे याद करने में ऐसा कोई भारी काम नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें इन दोनों को इंडिविजुअली याद रखने के लिए बोला है। तो अगर वो इंडिविजुअली याद है तो ये रिज़ल्ट याद हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर।